बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जीओसी पढ़ रहे हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में हम मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। द डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो डिटेल्ड स्टेप वाइज कहने का मतलब है कि इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसमें बेसिकली दो चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग रिएजेंट। अटैक करने कोई आता है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बनता है, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट फिर रीअरेंज या रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो बेसिकली हम यहाँ तीन वर्ड्स का ज्यादा यूज करेंगे, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड फिशन होगा, ये सबस्ट्रेट में भी हो सकता है। तो बॉन्ड फिशन बेसिकली क्या है, दो तरह से होता है, वन इज होमोलिटिक एंड अदर इज हेट्रोलिटिक। अगर बच्चों होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, आई होप सो आपको याद हो, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो आयंस बनेंगे। क्लियर है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, जैसे कार्बन की बात करें तो वो इंटरमीडिएट एक तरीके से कार्बन फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो इंटरमीडिएट बनेंगे जिन्हें हमने आयंस कहा था, आई होप सो आपको याद आ गया हो, वो दो तरह के हो सकते हैं, वन इज कार्बोकेटाइन एंड अदर इज कार्ब एनाइन। एक कार्बन का कैटाइन बन सकता है, एक कार्बन का एनाइन। फिलहाल बॉन्ड फिशन दो तरह का, होमो एंड हेट्रो। इंटरमीडिएट आपने कल पढ़े हैं, तीन तरह के हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। होता बेटा इसके बाद कार्बीन भी है, बेंजाइन भी है और नाइट्रीन भी है, और भी इंटरमीडिएट है, आई मीन टू से। लेकिन अभी हमारे लेवल पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल। इन पे ही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट वन, रीएजेंट। अटैक करने जो आते हैं, जो कहलाते हैं अटैकिंग रीएजेंट। आई होप आपको याद हो, दो तरह के अटैकिंग रीएजेंट आपने देखे हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन बहुत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत है, तो ऑब्वियसली दे आर अटैकिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो एक हो गया न्यूक्लियोफाइल एंड अदर इज इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? वो चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, या दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ कैपेसिटी और वीकेंड ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स व्हिच कैन रिटेन इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के थे, या तो न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल भी दो, सॉरी न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। एंड न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के थे, या तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग स्टार्ट करनी है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा आज की हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और इसको ही हम कह देते हैं इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और इफेक्ट। बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, वन इज टेम्परेरी एंड अदर इज परमानेंट। एक हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो परमानेंट इफेक्ट्स पे करना है, एंड ऑब्वियसली एक और होगा जिसे हम टेम्पोरेरी इफेक्ट कहेंगे। तो दो तरह के हैं, आपको परमानेंट पे ज्यादा फोकस करना है, उस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। बच्चों परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हैं? बेटा यहाँ दो इफेक्ट परमानेंट हैं जिनकी डिटेल करनी है, और ऑब्वियसली इन दोनों इफेक्ट पे कमांड आपको चाहिए। वन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, जो जनरली बच्चों को समझ में भी आ जाता है और इजी भी है, अप्लाई भी हो जाता है, और अधिकतर बच्चों के क्वेश्चन भी इस इंडक्टिव की वजह से गलत होते हैं, क्योंकि एक्चुअली दिमाग में इंडक्टिव इफेक्ट इतनी इजिली अप्लाई होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो दूसरा इफेक्ट होता है वो हम लगाते ही नहीं और आंसर गलत होता है। तो आपको ये नोटिस करना है, एक और इफेक्ट है जिसका नाम मीजोमेरिक इफेक्ट है। इट इज समवट इक्विवेलेंट टू रेजोनेंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो रेजोनेंस है ये वही इफेक्ट है, तो बेसिकली इसे कई जगह आर इफेक्ट भी कह देते हैं, दैट इज रेजोनेंस। तो इसे एम इफेक्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे आई इफेक्ट कहते हैं। तो ये परमानेंट है। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट? अब आप ये थोड़ी लिख सकते हो परमानेंट मतलब परमानेंट, ओके, या कोई सिनोनियम वर्ड थोड़ी लिखेंगे, डिफाइन करना है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में अगर अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, और उस समय इलेक्ट्रॉन मूव हुए, उस समय डिस्प्लेस हुए इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, देन द इफेक्ट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी कहने का बच्चों क्या मतलब है? जब अटैकिंग रिएजेंट आया उस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो टेम्परेरी कहलाएगा।
और अगर अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। अटैकिंग रिएजेंट पे इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज परमानेंट। तो परमानेंट इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स कहलाते हैं which has no rule or which are independent on attacking reagent, और temporary effects वो effects है which comes into action when attacking reagent approaches। अटैक करने वाला कोई आया तो वो इफेक्ट आ गया। as soon as attacking reagent is removed, the effect is gone, the original condition is restored। what I mean to say कि ये इफेक्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब तक अटैकिंग रिएजेंट है, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट गया ये इफेक्ट चला गया। तो अब आपको ये याद रखना है, दैट इज PIM और PMI कह लीजिए। PMI दैट इज परमानेंट इफेक्ट दो हैं, मीजोमेरिक और इंडक्टिव। ऐसे टेम्परेरी भी दो हैं, लेकिन आप एक से काम चला सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक। और नहीं भी फोकस करेंगे तो चलेगा क्योंकि टेम्परेरी है। एक और है वैसे, इंडक्टोमेरिक। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड हैं, वन इज इलेक्ट्रोमेरिक एंड वन इज इंडक्टोमेरिक, लेकिन आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। योर मेन फोकस मस्ट बी, आपका जो असली फोकस है वो इन दो इफेक्ट पे होना है, एक इंडक्टिव है और एक मीजोमेरिक है। नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर से, हमें क्या पढ़ना है। आज का हमारा मोटिव या स्टडी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और कभी कभी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो अटैक करने आ रहा है उस पर डिपेंड करते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे। तो जब ये अटैक करने वाले पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे टेम्परेरी, और इसमें नाम होंगे इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। छोड़ दीजिए अभी टेम्परेरी को, अभी हमें बात करनी है जो हमेशा लगते हैं, और चाहे अटैक करने वाला आए या ना आए, the effects which are independent on the approach of attacking reagent are termed as permanent effect। अब बच्चों परमानेंट कौन कौन से हैं? बेसिकली परमानेंट इफेक्ट में पहला इफेक्ट है इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। what is this? इंडक्टिव। बेसिकली ये इंडक्शन वर्ड से ही आया है, अभी आपको दिख जाएगा इंडक्शन है इसमें क्या। बच्चों सपोज ये एक एटम ए है, अभी मैंने ए लिया है, बाद में इस ए की जगह कार्बन या कोई और एटम लगा सकते हैं। ये एक एटम ए है और ये बी एटम है। ए और बी के बीच में सिंपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जिसे कहते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो एटम है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। बच्चों अगर दो एटम जुड़े हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा अंतर है तो ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाता है। आई होप सो आपको याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो इनके बीच में ये शेयर्ड पेयर है, इन दोनों की इच्छा है उसकी तरफ आ जाए। शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट सपोज कर रहे हैं कि ये बी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज बी पे आता है, और क्योंकि ए के इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ए पे आएगा। तो ये जो बॉन्ड था, ये ए और बी के बीच का बॉन्ड ये पोलराइज हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोलराइज? पोलराइज मींस चार्ज सेपरेशन। एक तरफ माइनस चार्ज भले ही फ्रैक्शन में दिख रहा है और एक तरफ प्लस चार्ज, और ऑब्वियसली वैल्यू दोनों की बराबर होगी क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर गया है उतना ही उससे दूर गया है। तो ये बॉन्ड पोलर हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो गया। ठीक है बेटा, यही इंडक्टिव इफेक्ट है। बट इसमें अगला पॉइंट क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और किसी भी एलिमेंट के बीच में था, ये बॉन्ड पोलर हो गया है। ओके, सिग्मा बॉन्ड पोलर हो गया है, और पोलर होने के बाद ये कार्बन से पिछले कार्बन और पिछले कार्बन, उनमें भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब ये जो इफेक्ट है ये पूरी कार्बन चेन में जा रहा है। जैसे यहां मान लेते हैं, मैंने चार्जेस मान लिया है प्लस डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 1 आया था, उसके बाद इस पिछले कार्बन पे भी चार्ज आ जाता है प्लस डेल्टा 2, और पिछले पे भी आएगा 3 और पीछे भी आएगा 4। दैट मींस ये इफेक्ट पूरी कार्बन चेन में ट्रेवल करता है। ओके,
So what is inductive effect? Inductive effect is simply polarization of sigma bond. सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होना इंडक्टिव इफेक्ट बेटा कहलाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए हैं? पोलराइज, यानी यह चार्ज सेपरेशन आ गया है। ठीक है, और ये जो चार्जेस आएंगे, चाहे वो कार्बन पे प्लस हो या माइनस हो, कोई भी चार्ज हो, ये कार्बन की चेन में पीछे तक जाएंगे। ठीक है, और इसी चार्जेस का पीछे जाना ही, मतलब ये चार्जेस का ट्रेवल होना ही बेसिकली वर्ड है इंडक्शन। आपने सुना होगा ना, इंडक्शन का मतलब क्या है? जैसे अगर इस वायर पे प्लस चार्ज मूव कर रहा हो और ये पड़ोस की वायर है, तो इसमें अगर प्लस चार्ज मूव कर रहा है तो अपने आप यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। दिस इज नोन एज इंडक्शन, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। या और कहीं कुछ सोच के देख लीजिए, आप कार खरीद लो या बहुत खुश हो जाओ, तो आपका जो पड़ोसी होगा वो बेटा अपने आप ही परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी खुशी और उसका गम, ठीक है, ये इंडक्शन है, वो अपने आप उल्टा होगा। आप दुखी हो जाओ, वो बहुत खुश हो जाएगा। इंडक्शन में उल्टा होता है। अब दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है, मतलब डायरेक्टली जुड़ी नहीं है, फिर भी इनकी वजह से इस पे उल्टा इफेक्ट आना इंडक्शन होता है। और कोई भी एग्जाम्पल सोच के देख लीजिए, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों अच्छे दोस्त हैं, और एक स्कूल में जब रिजल्ट आता है तो देखने जाते हैं कि दोस्त बोले हाँ चल मैं पास हो गया, नीचे से लास्ट में हूँ, दूसरा कहता है सेकंड लास्ट में हूँ, तीसरे दोस्त का नाम देख रहे हैं, है ही नहीं। फिर दोबारा जाके देखते हो सबसे ऊपर है, टॉप पे है। तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर ले तो बहुत बुरा लगता है। तो व्हाट इज द पॉइंट? इंडक्शन में उल्टा होता है, ये याद रखना है। ओके, ये किसी एक पिक्चर में देखा था, मैंने सुना था, इसलिए मैंने डायलॉग मारा अभी। ठीक है, किस पिक्चर में देखा था? देखा ये चीजें कितनी जल्दी आती है, देखा कितनी जल्दी। अच्छा, अभी निखिल यादव ने या एक बच्चे ने आंसर दिया 3 इडियट, एक दो ने और भी दिया होगा, मनी मन में तो सभी ने दे दिया। बट इन जिन्होंने आंसर दिया, मैं उनसे कह रहा हूँ स्पेशली, मैंने तुमसे पूछा है पिक्चर का नाम? नहीं, बस मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन तुम अपने आप उत्सुकता में, अच्छा हमें पता, हम बताते तुम्हें, क्वेश्चन मत पूछो हम बताएंगे, अपने आप बताने को तैयार बैठे। जब आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपने आप स्टेप्स लेना शुरू कर देते। यही मैं ना, इन्हीं से ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं ना कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी, या और कोई भी क्वेश्चन पूछूं, तो ये एकदम मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। फिर इनसे कहो अरे भाई तुमसे पूछ रहे हैं, मतलब ये ऐसे मासूम बन जाते हैं कि जैसे कि हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं, कि कहाँ हमसे पूछो, हमसे, और 4 बारी कंफर्म करेंगे। जब मैं कहूँ हाँ बताओ बताओ, अब मैं मतलब बताना नहीं है, मैं कहूँ हाँ लास्ट वाले तुम ही बताओ। जो सबसे पीछे बैठा होता ना वो भी यूं कहता, हाँ भाई बोलता क्यों नहीं है, उसे भी मालूम है मैं पीछे बैठा हूँ, कोई नहीं है। बाद में उसे कहना बेटा तुम ही से पूछ रहे, अच्छा मैं पीछे बैठा था, ओह मुझे पता ही नहीं था। असलियत में उसे आंसर नहीं पता था, और वो ये सारे नाटक कर रहा था। और जब हमें पता होता है और हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, हम आंसर दे देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना इस पिक्चर का नाम क्या है, तो दे दिया। अभी मैं इसी पिक्चर में कोई और क्वेश्चन पूछने बैठूं, जैसे मैं पूछूं इस पिक्चर के फलाने गाने का कोरियोग्राफर कौन था, मे भी नहीं पता होगा, या मैं और कोई टिपिकल बात पूछ लूं तो शांत हो जाओ। लेकिन जब मैं एक बहुत लीनियंट हल्का सा क्वेश्चन पूछ लूं कि इस पिक्चर में शाहरुख खान, 3 इडियट में शाहरुख खान का फेमस डायलॉग क्या था, तो किसी को बिना फिंगर किए हुए भी अगर मैं पूछूंगा ना, अगर आपने पिक्चर सही से देखी हो, 3 इडियट्स की बात कर रहा हूं, और शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग पूछूं, ठीक है, तो सही से पिक्चर देखी तो बता सकता है कोई बच्चा। तो बताओ बेटा, शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग क्या था इसमें? तो मैक्सिमम तुरंत बता देंगे, अबे हमने तो सही से देखी, तू जाके सही से देख। मतलब उसमें शाहरुख खान था ही नहीं, शाहरुख खान है ही नहीं, और इन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं। और केमिस्ट्री में अगर 2 वर्ड मिल जाएं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो बहुत कंफ्यूजन है। और यहाँ शाहरुख खान और आमिर खान में, दोनों में खान लगा है, लेकिन नो कंफ्यूजन। एक एक चीज पिन पॉइंट है। तुम कह रहे हो आमिर खान, हम तुरंत बता देंगे कि किसमें आमिर खान ने कौन सा रोल किया था, किसमें, मतलब हर चीज एकदम क्लियर। इज इट क्लियर? तो दैट इज द मैटर ऑफ, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट है, या ये कह लीजिए कि जो भी जो आप पढ़ाई करते हैं, अगर वो भी विजुअलाइजेशन में हो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट में लौट के आ रहे हैं कि वर्ड इंडक्शन का क्या मतलब है। ये कार्बन है भैया, इसका इधर वाला पड़ोसी भी कार्बन, इधर वाला भी पड़ोसी कार्बन, तो दोनों तरफ तो कार्बन है।
अब अगर कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, तो चार्ज क्यों आ गया? अच्छा, चार्ज आया इसकी वजह से, चार्ज इसकी वजह से आया है, लेकिन ये दोनों तो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है। और जब भी दो चीजें डायरेक्टली नहीं जुड़ी होंगी, उनकी वजह से इंपैक्ट चल रहा होगा, तो उसे कहते हैं इंडक्शन, और इसीलिए इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, रिटर्निंग बैक टू द स्क्वायर वन, शुरू से शुरू करते हैं। बेटा, पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा क्या अभी तक? पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अभी आपने यही पढ़ा है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है बेटा। जो पाई बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, उसके लिए दूसरा इफेक्ट है मीजोमेरिक। ये इफेक्ट है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइज होना होगा उसे हम यहां पढ़ेंगे और उस इफेक्ट का नाम रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा भैया? इस इफेक्ट की वजह से पार्शियल चार्जेस आएंगे, है ना। अब हम, आप चाहिए तो एक ही सेंटेंस में या एक ही डेफिनेशन में कवर कर लीजिए, मैं स्प्लिट करके बता रहा हूं, याद रखना आसान रहेगा। पार्शियल चार्जेस अपीयर, यहां पार्शियल चार्जेस आते हैं जैसे माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये पार्शियल चार्जेस आते हैं। तीसरा पॉइंट, चार्जेस में ट्रेवल, ये ट्रेवल करेंगे थ्रू आउट द कार्बन चेन, ये पूरी कार्बन चेन में ट्रेवल कर सकते हैं। चार्जेस में ट्रेवल थ्रू आउट द कार्बन चेन, मतलब गेटिंग माई पॉइंट, कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे, सब में जा सकते हैं। बट, या इसी के आगे लिख देता हूं, बट छोड़ो, विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्लियर है बच्चों, कि शुरू में जो चार्जेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो मैग्नीट्यूड कम होगा। इज इट क्लियर? ये समथिंग लाइक ये है कि जैसे 10 लोग खड़े हैं लाइन से, ओके, दैट इज इन ए क्यू, एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं और आगे वाले से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, उसके पीछे और 10 लगे हैं, तुम और आगे वाले लड़ रहे हो, और ऑब्वियसली तुम अपने आप को तो अपने सपने में हमेशा हीरो ही समझते हो, तो तुमने आगे वाले को धक्का मारा, तुमने उसके सिर पे पट्ट मारा, वो पीछे वाले से लगेगा, पीछे वाला और पीछे वाले पे और पीछे वाले पे। तो ये जो तुमने आगे वाले को झापड़ मारा है या धक्का मारा है, उससे जो पीछे तक इंपैक्ट जा रहा है, वो जाएगा तो इंपैक्ट पीछे तक ही ना। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसे, सबसे ज्यादा चोट किसे लगी? तो ऑब्वियसली जनरल बात करें तो आगे वाले पे लगी। बाकी तुम सपनों में कुछ सोच लो, क्योंकि आधे से ज्यादा सपनों में तो अपने आप को ना साबू से और फैंटम से कम नहीं समझते। वो सोचते मैंने आगे वाले को मारा, आगे वाले ने पीछे वाले को मारा, पीछे वाला हवा में उड़ने लगा। इज इट क्लियर? और फिर जब वो नीचे गिरा, फिर वो तो निपट ही गया। तो धीरे धीरे पीछे पीछे इंपैक्ट क्या होता जाएगा? कम। आगे वाले पे जिसको आपने हिट किया उस पे इंपैक्ट ज्यादा है, इट इज इंडक्टिव। ये एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डोमिनेटिंग है। व्हाट इज डिस्टेंस डोमिनेटिंग? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसका डोमिनेशन कम होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की पकड़ 2 या 3 कार्बन तक ही मेनली है, 4 या 4 के बाद तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या खत्म मानते हैं। इज इट क्लियर? तो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आफ्टर 3 और 4 कार्बन, कई जगह 2 और 3 लिखा भी मिलेगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, कुछ कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट कमर तोड़ जाता है, उसका इंपैक्ट नहीं रहता। पहले 3 पॉइंट में कोई डाउट है तो पहले पूछिए, हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं आज, पहली हेडिंग, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये हम शुरू में बात कर चुके थे। परमानेंट कहने का मतलब कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि अटैक रिएजेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। और पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पोलराइज होता है, ऑब्वियसली कार्बन को रोल में लाना ही लाना है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, और पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, डेल्टा में होंगे, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और ये चार्जेस पूरी कार्बन चेन में ट्रेवल कर सकते हैं। एक पॉइंट हम और बना सकते हैं, इट इज यूनी डायरेक्शनल इफेक्ट। बेटा, यूनी डायरेक्शनल कहने का मतलब, अगर एक बारी आपको दिख गया इस बॉन्ड में यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो हमेशा यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, कभी चार्जेस रिवर्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो चार्जर यहाँ पे प्लस दिखा दे, यहाँ पे माइनस, हमेशा सिस्टमैटिक एक ही रहेगा।
एक ही डायरेक्शन में चार्जेस का मूवमेंट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट में। एनी डाउट? जिन्हें समझ में आ गया वन टाइप कर दो भैया, और जिन्हें नहीं आया वो पूछेंगे। ओके, निशिका ने नो सर लिखा है। नो सर का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया या डाउट है, क्या है मतलब? ओके, वन लिख दो। वन का मतलब हमारे लिए है कि आपको समझ में आ गया। ओके, गुड। तो इसका मतलब आप लोगों को इंडक्टिव यहां तक समझ में आ गया, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? अब इंडक्टिव इफेक्ट के भी टाइप्स हैं। क्या टाइप? इंडक्टिव इफेक्ट में CH बॉन्ड, बच्चे ध्यान रखना, CH ये वाला बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन इफेक्ट, ठीक है, CH बॉन्ड, नो इंडक्टिव इफेक्ट, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। CH बॉन्ड को माना गया स्टैंडर्ड कंपैरेटिव, यहां से हम बाकियों को कंपैरिजन करेंगे, और जहां से भी हम कंपैरिजन करते हैं ना उसको हम स्टैंडर्ड कह देते हैं समथिंग। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू 0 है। तो यहां पे याद रखना है नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का जो कंपैरिजन हो रहा है वो CC बॉन्ड से नहीं हो रहा, CH से हो रहा है। अब दो तरह के ग्रुप्स हो गए बच्चों, ये आपको याद करने हैं। एक ग्रुप हमारे कहलाएंगे प्लस आई इफेक्ट, और एक ग्रुप कहलाएंगे माइनस आई इफेक्ट। वेरी इजी, ये याद भी आपको जल्दी हो जाएंगे बच्चों। मैं माइनस से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब से कोविड आया है पॉजिटिव वर्ड से नफरत हो गई है। ओके, माइनस से देखते हैं माइनस आई इफेक्ट कौन से हैं। बेटा माइनस में बेसिक सेंस ये है कि कार्बन से जो भी एटम लगा होगा वो एटम हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से जब हाइड्रोजन लगा था तो शेयर्ड पेयर यहां था सपोज, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, शेयर्ड पेयर इसके पास आ गया। और जब भी एटम ने शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिया, या जिस जिस एटम ने शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिया, वो एटम बच्चे कहला रहे हैं माइनस आई एटम या ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन क्या है? दोज एटम और ग्रुप विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कार्बन मत कहना, दोज एटम और ग्रुप विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां रखे हुए थे, हाइड्रोजन और कार्बन ने, और जैसे ही ये एटम हाइड्रोजन की जगह कोई और हुआ, ओके, जैसे ही ये एटम हाइड्रोजन की जगह कोई और हुआ, ओके, ये हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन की जगह बेटा ये एटम क्लोरीन हो गया। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये यहां से शिफ्ट होके इधर आ गए। तो जैसे ही एटम चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की ओर आ गए, और इस इफेक्ट को या इस एटम को कहेंगे माइनस आई। तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे बेटा? those atom or group which are more electronegative than hydrogen. Those atom or group which are more electronegative than hydrogen, when they are present with carbon, they decreases electron density on organic part. ये organic part यानी कार्बन से खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो organic part की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। तो those atom or group which are more electronegative than hydrogen and they decreases electron density on organic part. ये organic part पे electron density कम कर देते हैं, they decreases electron density on organic part, ठीक है। और माइनस आई में कौन कौन से हैं पहले मैं उनके एग्जाम्पल लिख दूं, और ये बहुत इजी है, कॉमन सेंस भी है बेटा। COOH ग्रुप माइनस आई में होता है, ओके, या ज्यादा अच्छा मैं एकदम स्टार्टिंग से लिखता हूं बेटा, है कौन कौन से माइनस आई में है। एक सेकेंड, ओके, माइनस आई में सबसे ज्यादा से लिखते हैं NO2, CN, COOH, हेलोजन, ओके, हेलोजन को जनरली हम X लिख के काम चला लेते हैं, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं, फॉलोड बाय हेलोजन के बाद भी है लेकिन यहां तक काफी है, आप यहां तक याद रख लें OH, C ट्रिपल बॉन्ड C,
इतने बहुत हैं, ठीक है, आपके लेवल में इतने बहुत हैं, ये -I ग्रुप्स हैं। और अगर आप इसके आगे लिखेंगे तो NH2 आएगा और NH2 के बाद C डबल बॉन्ड C आएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी की इच्छा हो, इसके बाद पहले NH2 आता है, फिर C डबल बॉन्ड C आता है। ये बेसिकली बच्चों -I के ग्रुप्स होते हैं। तो -I के कौन से ग्रुप हो गए? NO2, CN, COOH, हेलोजन, OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, NH2, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये ग्रुप्स आप याद कर लीजिए, ये -I की सीरीज कह लीजिए। और कुछ बच्चे इससे भी ज्यादा एक दो ग्रुप देख लेंगे, NR3 पॉजिटिव और समथिंग लाइक दिस, और भी होते हैं, लेकिन पहले आप इन पे फोकस कर लीजिए। ये अगर आपको याद हो गए तो आपका लेवल में धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। पहले आप इसमें फोकस करिए, ये -I के ग्रुप। तो -I के ग्रुप्स कौन से हैं? which are more electronegative than hydrogen, they decreases electron density on organic part, और ये उनकी सीरीज है। और इस X की जगह नीचे लिखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। NO2 का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, CN का कम है, COH का और कम है, एंड सो ऑन। ये -I की सीरीज। बट अगला वर्ड है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट का मतलब है कि हाइड्रोजन के मुकाबले ये वाले जो भी एटम या ग्रुप्स होंगे, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, यानी हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट आई मीन टू से, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड था, और बाद में जब यहां से हाइड्रोजन हटाई गई और ये ए एटम जोड़ा गया, तो ए एटम जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ज्यादा क्लोज आ गए। मैंने ये माना है कि पहले ये कंडीशन थी, ये एग्जैक्टली बीच में दिख रहे थे, और अब ये कंडीशन हो गई है, अगर आपको दिख रहा हो, कि ये कार्बन की टेरिटरी में ज्यादा दिख रहे हैं और ए एटम से दूर दिख रहे हैं। तो बेसिकली -I का उल्टा, -I इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। डोनेट नहीं कह सकते, डोनेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, तो कंप्लीट चार्जेस आ जाएंगे। भले ही वर्ड्स हम यूज ये करते रहेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, बट याद रखिएगा पार्शियल चार्जेस आएंगे, और कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से ऑर्गेनिक पार्ट पे पुश कर रहे हैं। तो दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पार्ट, है ना। हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है ना भाई, कि हम तुम्हें बता पाए कि ये डोनेट क्या हो और पुश क्या हो। तो हमें सिंपल भाषा में बता रहे हैं तुम्हें, हम क्या बता रहे हैं तुमको, हम तुमको ये बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन की जगह जे वाला आइटम आएगा, ए नाम का आइटम आएगा, तो जिस आइटम के आने पर जे वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ निकल लेंगे, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ लेगी। इज इट क्लियर? व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस, दैट एटम और ग्रुप्स आर नोन एज +I। कौन से हैं +I? जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ये आएंगे तो ऑर्गेनिक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। -I इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो याद करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कैटाइन और एनाइन वर्ड को। क्या आपको याद है कैटाइन कैसे बनता था? इलेक्ट्रॉन लूज करके। +I कैसे बने? इलेक्ट्रॉन फेंक के। -I एनाइन, एनाइन, एनाइन कैसे बनता था? इलेक्ट्रॉन खींच के। -I कैसे बनेंगे? एनाइन इलेक्ट्रॉन खींच के। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ऑर्गेनिक से, वो -I है। जो ऑर्गेनिक को इलेक्ट्रॉन दे देगा वो +I है। एंड सिमिलरली कैटाइन एनाइन भी यही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं कैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एनाइन। दैट्स द सिंपल फंडामेंट। कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि +I -I में क्या सोचना है, तो आपको ये सोचना है बाद में इन पे चार्ज कैसा आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो प्लस चार्ज आता है, +I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आता है, -I। -I के बाद +I की भी एक सीरीज है, लेकिन अच्छी बात यह है इसकी सीरीज बहुत छोटी है। आपके लेवल में एक ही एग्जांपल याद रखना है, एल्काइल ग्रुप। बेटा एल्काइल ग्रुप यानी बेसिकली ये कार्बन ही तो है। तो एल्काइल ग्रुप को आपको +I याद रखना है, और इसमें याद रखेंगे बल्कि एंड ब्रांच। ये BB शब्द याद रखना है। व्हाट इज BB? bulky and branch the alkyl group, more the +I effect. Bulky and branch the alkyl group, bulky and branch the alkyl group, more the +I effect. जितना बल्कि या ब्रांच होगा उतना +I effect ज्यादा होगा। bulky and branch the alkyl group, more the +I।
समझा रहा हूँ क्या है बेटा, जल्दबाजी मत करो। ये है CH3, ये है CH3CH2, ये है CH3CH2CH2। आई होप सो इतना तो केमिस्ट्री समझ में आने लगी होगी कि ये एक कार्बन का एल्काइल है, इसे मिथाइल कहते हैं। ये 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल, 3 कार्बन का एल्काइल प्रोपाइल। तो ये बल्कनेस बढ़ रही है, तो ये बल्कनेस बढ़ रही है, बल्कि हो रहे हैं। तो बल्कि होने पे ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यानी इसका प्लस आई ज्यादा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच? ठीक है, ब्रांच का मतलब क्या है बेटा, अगर मैंने ये 4 कार्बन की चेन ऐसे लिखी है, ये 4 कार्बन का एल्काइल ऐसे शो किया है, और दूसरे डायग्राम में मैंने 4 कार्बन का एल्काइल ऐसे शो किया है, और तीसरे डायग्राम में मैंने 4 कार्बन का एल्काइल ऐसे शो किया है। ऑल द 3 हैव 4 कार्बन एटम, लेकिन पहले वाले में 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे थे, दूसरे में थोड़ी सी ब्रांचिंग हुई, तीसरे में और हुई। तो जैसे से ब्रांचिंग बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और इसका प्लस आई ज्यादा होगा। एक कॉमन सेंस है, ये वाला मिथाइल इस कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन। हाँ जी पूछिए। नहीं सर कुछ नहीं। ओके, तो जितना बल्कि होगा, पहले हम बल्कनेस देखते हैं, जितना बल्कि होगा प्लस आई ज्यादा होगा। और अगर बल्कनेस सेम दिख रही है, जैसे बेटा ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4, ये भी 4, अगर बल्कनेस सेम दिखे तो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना प्लस आई ज्यादा होगा। यानी यहाँ ब्रांच नहीं है, यहाँ एक ब्रांच आई है और यहाँ 2 ब्रांचेस आ गई कहने के लिए, तो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना प्लस आई ज्यादा होगा। और अगर ध्यान से देखें तो इस कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं, क्योंकि ये किनारे का कार्बन है, 1 डिग्री है। इस कार्बन को आप जनरल भाषा में 2 डिग्री कह सकते हैं, और इस कार्बन को 3 डिग्री कह सकते हैं। तो अगर एल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा है 1 डिग्री या 2 डिग्री से। तो मोर द बल्कनेस, मोर द ब्रांचिंग, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। तो बच्चों सबसे पहला काम आपका है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के ये वाले जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना, प्लस आई और माइनस आई, इसे फोकस करके याद करिए, क्योंकि इन्हीं को अप्लाई करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, इट इज क्वाइट इजी, सिंपल। बच्चे प्लस आई माइनस आई याद कर लेते हैं, अप्लाई भी कर लेते हैं। इट इज नॉट वेरी टफ। इंडक्टिव इज इजी। चक्कर क्या है ना, एक वर्ड है आई, मैं, ये मैं लेके तो हर जगह घूमते रहते हैं। मतलब आई वर्ड इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जहां आप कहते हैं ना मैं, वहीं काम खराब हो जाता है। जहां हम आता है, वी और अस आता है, वहां अच्छा होता है। तो इंडक्टिव के ऊपर का एक इसका पापा इफेक्ट है, ठीक है, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कहें, इसका भी एक बाप बैठा है, इसका बाप है मीजोमेरिक। तो वो लेमन लैंग्वेज में जो मीजोमेरिक है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। इस पे बेसिक कमांड रखेंगे। और होता 90% केसेस में उल्टा है। 90% केसेस में जब भी बच्चों को क्वेश्चन देता हूं, खाली इंडक्टिव इफेक्ट लगा के क्वेश्चन कर रहा होता है, क्योंकि उसे मीजोमेरिक आता ही नहीं। और मैं आपको क्यों शुरू से बता रहा हूं, डोंट फोकस टू मच ऑन इंडक्टिव। बहुत ज्यादा इंडक्टिव पर कमांड नहीं चाहिए। इट इज अ सिंपल एंड इजीएस्ट इफेक्ट। हर जगह लगेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह होते हैं। तो इट विल ऑलवेज इन एक्शन, बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज मीजोमेरिक। ठीक है, तो आज का आपका जो होमवर्क होगा वो इस इंडक्टिव को पूरे को रिवाइज करने के लिए होगा। एक बार हम चेक करते हैं, अगर आ जाता है यहाँ पे कि आज हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा फास्ट कर लूं, है ना। आज हमने ये पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट कहते हैं। कुछ इफेक्ट परमानेंट होते हैं, कुछ इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं। जो अटैक करने आता है उस पर डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेरी है, और अटैक करने कोई नहीं आया या नहीं आया, इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, परमानेंट। PMI याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वॉट एवर PMI मतलब परमानेंट इफेक्ट 2 हैं, वन इज मीजोमेरिक एंड वन इज इंडक्टिव। ऐसे टेम्परेरी भी 2 हैं, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। लेकिन इन टेम्परेरी इफेक्ट की ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, इसलिए आप टेम्परेरी को छोड़ सकते हैं। अभी पहली हेडिंग आज हमने पढ़ी है इंडक्टिव इफेक्ट, यही हमारा मेन आज का टॉपिक था। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये बताया कि अगर 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो और एक एटम ज्यादा नेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, बॉन्ड पोलराइज होगा, और कार्बन की पूरी चेन में ये पोलराइजेशन का इफेक्ट जाएगा, बट विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी जाएगा। और ये पोलराइजेशन समझाया था कि एक पे चार्ज प्लस है तो दूसरे पे माइनस है, आप खुश हैं तो पड़ोसी नाराज है, आप नाराज हैं तो पड़ोसी खुश है। दैट इज इंडक्शन, उल्टा होना।
तो वो जो एटम बीच वाला है वो तो इधर भी कार्बन से जुड़ा, उधर भी कार्बन, फिर भी चार्ज आ रहा है, दैट इज इंडक्टिव, दैट इज इंडक्शन। अब बात है करें इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पोलराइज होता है बच्चों, मतलब पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन भी लिखा हो सकता है। इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आते हैं जिन्हें प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा हम कह सकते हैं। फॉलोड बाय ये जो चार्जेस हैं ये कार्बन चेन में जाते हैं बट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, शुरू में एटम पे चार्ज ज्यादा होगा और आगे जाते ऐसे चार्ज कम हो जाएगा। फॉलोड बाय 2 या 3 कार्बन के बाद ये वाला इफेक्ट, जब मैक्सिमम 4 कार्बन के बाद हम खत्म ही मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये खत्म होता जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमने इसमें कहा था ये यूनिडायरेक्शनल इफेक्ट है, एक बारी एक तरफ प्लस और माइनस चार्ज आ गए तो आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चार्जेस रिवर्ट हो जाएं कि क्लोरीन पे एक बारी माइनस एक बारी प्लस, ऐसा नहीं है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो जो चार्जेस का पैटर्न आएगा वो एक ही बार आएगा, वैसा ही आएगा। फॉलोड बाय हमने कहा था CH बॉन्ड यहाँ का स्टैंडर्ड है, कंपैरेटिव है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा CH है, और इसमें हमने नो इंडक्टिव या जीरो इंडक्टिव आप कह सकते हैं। 2 टाइप के एटम या ग्रुप होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई वो होते हैं जो कार्बन या ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड कहिएगा ना कि कार्बन को, फिलहाल हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, दे आर माइनस आई इफेक्ट। और जो ऑर्गेनिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन देंगे वो प्लस आई होंगे। माइनस आई की सीरीज क्या थी, आई होप सो आपको याद आ गया हो, NO2 सबसे आगे होता है, वैसे NR3 पॉजिटिव से भी आप शुरू कर सकते हैं, उससे भी आगे होता है एक और, लेकिन NO2 आपके लेवल पे सही है, NO2 है, CN है, COOH है, फॉलोड बाय हेलोजेंस हैं, और हेलोजेंस में 4 होती हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन ज्यादा है आयोडीन कम, OH है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, देन NH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 से भी ज्यादा नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। NH2 में नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो और ज्यादा नेगेटिव होता है, देन C डबल बॉन्ड C। और ये हमने बताया है कि ये एटम अगर प्लस आई की हम बात करें तो क्या होगा, प्लस आई की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाएंगे, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, और ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और प्लस आई का आपके लिए एक ही एग्जांपल अभी है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप इज बल्की इन ब्रांच, जितना एल्काइल ग्रुप बल्की हो, पहले बल्कनेस देखेंगे फिर ब्रांचिंग, उतना इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट आपको ज्यादा मानना है। मोर बल्की द एल्काइल ग्रुप एंड मोर ब्रांचिंग, दैट इज मोर प्लस आई। अब जैसे हमने ये शो किया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में, प्रोपाइल का प्लस आई ज्यादा है, ऐसे हमने ब्यूटाइल में शो किया, एक नॉर्मल ब्यूटाइल है, एक आइसोब्यूटाइल है, और एक टर्शरी, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी, तो टर्शरी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और इसे नॉर्मल वाले को 1 डिग्री कह दिया, इसे 2 डिग्री कह दिया, और ये 3 डिग्री हो गया, एंड 3 डिग्री हैज मोर प्लस आई इफेक्ट देन 1 डिग्री। तो ये अभी तक आज का हमारा लेक्चर हुआ, तो मैंने रिपीट किया अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है? संजना क्लियर, निशिका क्लियर, गुड, निखिल क्लियर, इन्हीं बच्चों को क्लियर है, बाकी भग गए क्या? बाकी सो गए या भग गए? सात्विक क्लियर, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, 4 ही बच्चों को क्लियर है, तो 4 ही बैठे होंगे इसका मतलब, ओके। बाकी चलिए इसके बाद आप इसकी स्लाइड्स भी देख सकते हैं, ठीक है, इंडक्टिव मेसोमेरिक की स्लाइड, चलिए स्लाइड मैं कल दिखाता हूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की, कल हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड फॉलोड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। पहले हम इंडक्टिव को खत्म करें, मेसोमेरिक को खत्म करें, उसके बाद चैप्टर में बेटा है तो कई टॉपिक्स, बट चैप्टर बहुत इजी है, और आगे के टॉपिक अगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह के ना भी कराऊं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होते। एप्लीकेशन इजी 2 टॉपिक का ज्यादा है, वन इज इंडक्टिव एंड अदर इज मेसोमेरिक, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir.